बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने मार्स सिमुलेटर का इंट्रोडक्शन किया था। इसके अलावा हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा था जिसमें हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाई थी और देखा था कि रजिस्टर्स कैसे यूज़ हो रहे होते हैं। सिर्फ A0 रजिस्टर और V0 रजिस्टर का यूजेज देखा था। आज के लेक्चर में हम प्रॉपरली इसको स्टार्ट करते हैं मिप्स असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को। और आज भी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा लास्ट वाले प्रोग्राम से डिफरेंट होगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास दो सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स को हम असेंबलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये असेंबलर को बताने के लिए होते हैं, उसे डायरेक्शंस देने के लिए होते हैं कि भाई ये वाला जो कोड का पार्ट है ये किस काम के लिए है या इसको आपने क्या समझना है। डॉट डाटा को आपने क्या समझना है, ये डाटा सेगमेंट है, इसमें आपके पास प्रोग्राम के वेरिएबल्स आएंगे। डॉट टेक्स्ट को आपने क्या समझना है, ये आपके पास कोड सेगमेंट है प्रोग्राम का, इसमें आपने इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो एग्जीक्यूटेबल होंगी। डॉट ग्लोबल में अगर आपने किसी और फाइल के साथ रेफरेंस करना हो, ये सिंबल के तौर पे यूज होगा। इसके अलावा एडिट, असेंबल, लिंक और रन साइकिल भी होता है। जिस तरह आपके पास C++ में हर कोड का एक साइकिल होता है कि वो किन फेजेस से गुजरता है, असेंबली में भी होता है। सबसे पहले आप मार्स सिमुलेटर को स्टार्ट करते हैं, एडिट मोड में आते हैं और सेव मोड में असेंबल करते हैं, उसके बाद कोड को और लिंक करते हैं। कोई एरर आता है तो वापस एडिट और सेव मोड में चले जाते हैं। अगर नहीं आता तो आप उस कोड को एग्जीक्यूट या रन के बटन पे क्लिक करते हैं। फिर अगर रन टाइम पे कोई एरर आता है तो भी आप वापस एडिट और सेव मोड में जाके उसको करेक्ट करते हैं और वापस आते हुए रन टाइम तक आते हैं। कोई एरर ना आए तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है और टर्मिनेट कर जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे पास मिप्स में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके कितने फॉर्मेट हैं। हमारे पास जो मिप्स की इंस्ट्रक्शन है, हर इंस्ट्रक्शन एक तो 32 बिट की होगी और हर इंस्ट्रक्शन में आपके पास 32 ही, और हर जो हमारे पास मिप्स है ये 32 रजिस्टर्स भी प्रोवाइड करता है कि हमारे पास टोटल कितने रजिस्टर्स होंगे, 32 रजिस्टर्स होंगे। 0 से लेके 31 तक ये लिखा हुआ है, 0 नंबर से लेके 31 तक 32 रजिस्टर्स होंगे। इसके अलावा इसमें 3 फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, R टाइप, I टाइप और J टाइप। R टाइप इंस्ट्रक्शन आपके पास होती है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। I टाइप की इंस्ट्रक्शन कोई इमीडिएट टाइप की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए होती है, जैसे हमने कोई इमीडिएट वैल्यू आ गई है, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू भी इन्वॉल्व हो गई है आपके पास ऑपरेशन में। J टाइप जंप करने के लिए, सिर्फ J टाइप में यहाँ एक ऑपरेशन आपको आपके पास ऑप कोड आएगा जिसमें आपने बताया होगा कि जंप करना है और कहाँ जंप करना है, वो एक एड्रेस कोई इमीडिएट वैल्यू की फॉर्म में हमने यहाँ पर रखवा दिया होगा, कोई कॉन्स्टेंट नंबर होगा कहाँ जंप करना है। हमारे पास यहाँ रजिस्टर्स का बताया हुआ है, इनमें से जो ज़्यादा यूज़ होने हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। $0 हमारे पास ज़ीरो वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्टोर होता है, यूज़ होता है। $0 भी लिख सकते हैं या 0 डिजिट भी डॉलर के आगे लिख सकते हैं, दोनों आपके पास शेप्स में यूज़ हो जाएगा। $V0 और V1 हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। इनकी नंबरिंग 2 और 3 होती है। 0 से 31 में ये सेकंड और थर्ड नंबर पे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आते हैं। ये फंक्शन के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। A0 हमने लास्ट टाइम भी देखा था, फंक्शन के पैरामीटर के लिए आता था, लाइक हमने जब स्ट्रिंग प्रिंट करवाई थी उसका एड्रेस A0 में लोड करवाया था, तो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन के। T0 से T7 और T8 से T9, S0 से S7, ये सब रजिस्टर्स आप जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेरी टाइप वो हमारे पास अगर वैल्यूज़ हमने स्टोर करवानी हो तो उसके लिए हम ज़्यादातर यही यूज़ कर रहे होंगे, आप आने वाले लेक्चर्स में भी देखेंगे। ये जो 3 हमारे पास है ना, T0 से T7, S0 से S7 और T8 से T9। इसके अलावा बाकी जो जो आते जाएंगे उसे हम डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन कॉमन हमारे पास ये यूज़ हो रहे होंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर देखते हैं लेबल कैसे बनाएंगे। अभी तक हमने एक लेबल बनाना सीखा था जो है मेन हम लिखते थे, आगे कॉलन लगाते थे तो वो मेन का लेबल बन जाता था। सबसे पहले लेबल आएगा, उसका नेम, आगे कॉलन साइन, ये देखें कॉलन लगा हुआ है, ऊपर सिंटैक्स जनरल बताया हुआ है, नीचे स्पेसिफिक। फिर कोई नेमोनिक आएगा कि हमने कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक मैं ऐड कर रहा हूँ। फिर उसके ऑपरेंड्स आ जाएंगे, ये उसके ऑपरेंड्स हैं।
T0 में कोई वैल्यू होगी, 1 उसमें ऐड होगा और रिजल्ट वापस T0 में स्टोर हो जाएगा। मतलब T0 में मैं 1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम कॉल क्या होती है। सिस्टम कॉल हमारे पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी स्पेसिफिक होती है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सिस्टम कॉल्स आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन मार्स एक सिमुलेटर है, तो इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाता है। तो ये सिर्फ सिस कॉल की एक्सेप्शन से हैंडल करता है और आपको ऑपरेट सिस्टम जो सर्विसेज आपके प्रोग्राम्स को रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रोवाइड कर देता है इटसेल्फ। तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का लिंक नहीं होगा, मार्स सिमुलेटर ही अपनी सिस्टम कॉल्स आपको प्रोवाइड करेगा वो वाली सर्विसेज। अब देख लेते हैं कि आपके पास जो कोड है V0 में आप पास करेंगे उसका क्या क्या यूज होता है, किस किस नंबर का। लास्ट टाइम हमने सिर्फ 4 को डिस्कस किया था। नंबर 4 प्रिंट स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, 5 आपके पास रीड इंटीजर के लिए होता है, 1 भी आपके पास इंटीजर को प्रिंट करने के लिए होता है, 8 स्ट्रिंग को रीड करने के लिए होता है, 10 हमारे पास एग्जिट करने के लिए यूज होगा, V0 में 10 पास करेंगे, 11 करेक्टर को प्रिंट करना हो, 12 करेक्टर को रीड करना हो। अभी सिर्फ इनकी पर्पस को याद रखना और जब हम इनका यूज आएगा तब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इनके आर्ग्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पास होंगे वो रजिस्टर्स भी लिखे हुए हैं, हमने रजिस्टर्स में भी देखा था A0 से A3 आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज होते थे। अब हम अपने एक प्रोग्राम तक चलते हैं ताकि एक प्रोग्राम भी लिख लें। आपके पास प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक पहले से। इस प्रोग्राम में हमने करना क्या है, एक इंटीजर को रीड करेंगे और फिर उसी को राइट करके दिखाएंगे जो रीड हुआ था। सबसे पहले V0 में 4 पास किया, इसका मतलब मैंने असेंबलर को बताया है कि मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। आगे मैं A0 में उस स्ट्रिंग का एड्रेस दूंगा जो मैंने ऊपर डाटा सेगमेंट में वेरिएबल बनाया होगा। स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना रखा है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, दो स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग 1 का यहाँ पर मैंने एड्रेस दिया, इसका मतलब है स्ट्रिंग 1 मैंने प्रिंट करवानी है। फिर सिस्कॉल कर दिया, उसको बता भी दिया स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, उसका एड्रेस A0 में पास कर दिया। उसके बाद सिस्कॉल कर दिया, इसका मतलब उसको मैंने कह दिया कि अब ये काम कर दो, तो वो पहली स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। इसके बाद एंटर एन इंटीजर की स्ट्रिंग के बाद हमने एक इंटीजर एंटर करना है, तो V0 में 5 पास करेंगे। 5 आपके पास यूज होता है इंटीजर को रीड करने के लिए। इसके बाद कोई आर्गुमेंट नहीं आएगा, कोई रजिस्टर नहीं यूज होगा A0 से A3 तक, क्योंकि सिर्फ एक इंटीजर हमने रीड करना है। तो बस इतना ही काम उसको बताना ही है, सिर्फ इंटीजर रीड करो और सिस्कॉल की इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये काम कर दो, तो वो इंटीजर रीड कर लेगा। फिर V0 तो हमारे पास बार बार यूज होता रहना है, तो जो इंटीजर रीड हुआ है उसको मैं S0 में मूव करवा दूंगा। इससे मेरे पास V0 की वैल्यू S0 में मूव हो जाएगी ताकि वो हमारे पास सेव भी रहे। S0 में वैल्यू स्टोर करवा दी जो हमने रीड किया था इंटीजर। उसके बाद एक और स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, तो सेम पर्पस फॉलो होगा, सेम जो हमने रूल यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन लिखी थी वही काम यहाँ पर भी फॉलो होगा। V0 में 4 पास किया, जो स्ट्रिंग हमने प्रिंट करवानी है उसका एड्रेस A0 में पास किया, सिस्कॉल। अब जो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है वो हमारे पास वो इंटीजर शो करवाएगी जो हमने सेव करवा रखा था। हमने इंटीजर S0 में स्टोर करवा रखा था। इंटीजर प्रिंट करवाने के लिए V0 में 1 पास करेंगे, 1 नंबर सिस्टम कॉल यूज होगी। A0 में हमने उस इंटीजर का जिस रजिस्टर में स्टोर करवा रखा था वो बताया, A0 में हमने पास किया S0 को, वो वैल्यू हमारे पास आ गई और सिस कॉल कर दी। इसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। पहले असेंबल किया फिर रन किया। ये देखें वो कह रहा है एंटर एन इंटीजर। मैं यहाँ 76 एंटर करता हूँ। उसके बाद उसने बता दिया कि आपने एंटर किया था 76। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। इसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं, इंटीजर अरिथमेटिक्स लाइक ऐड और सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शंस। ऐड आपके पास ऐड करने के लिए यूज होगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा, दो रजिस्टर्स की वैल्यूज को, और सब्ट्रैक्ट उन दोनों की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देगा, फर्स्ट की वैल्यू में से सेकंड को
माइनस करेगा। यहाँ पर हर एक का मीनिंग भी लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इनका डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल ऐड में जो दो रजिस्टर्स आपस में ऐड हो रहे होंगे उनके अंदर अनसाइंड वैल्यू भी हो सकती है और साइंड भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों आपके पास अनसाइंड भी हो सकती हैं, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू भी नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव होंगी। अनसाइंड में आपके पास दोनों अनसाइंड वैल्यूज ही होंगी ऐड यू में। और ऐड आई यू में आपके पास एक इमीडिएट वैल्यू होगी, ये लिखी हुई है कांस्टेंट, दूसरी अनसाइंड होगी जो रजिस्टर में स्टोर होगी। यही आपके पास सब्ट्रैक्ट में भी हो रहा होगा। इनमें डिफरेंस ये है दोनों इंस्ट्रक्शंस में, जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे सिंपल अनसाइंड के बगैर, तो अगर कोई एरर आएगा या कोई वैल्यू बड़ी हो गई 32 बिट से जो रिजल्ट आ रहा है, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी थ्रो हो जाएगी या एरर थ्रो हो जाएगा और रजिस्टर डेस्टिनेशन में वैल्यू स्टोर नहीं होगी। जबकि सिंपल ऐड यू या सब यू में ओवरफ्लो इग्नोर हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा वैल्यू शो हो जाएगी।